हाँ जी, चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, ब्रांच का जो था वो डाल दिया मैंने वीडियो। आज हम सिर्फ पहले डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन में कुछ बच्चों का दिक्कत था कि सर इसके अंदर, और ये थोड़ा बहुत चेंज चैप्टर भी है, तो डेप्रीशिएशन करेंगे सर डेप्रीशिएशन। लेकिन डेप्रीशिएशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेप्रीशिएशन का नाम ही है क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसा नाम क्यों है, थोड़ा सा बहुत इस पे देख लेते हैं। पहले हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, इन सब की बातें किया करता था। और एक हुआ करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था, ये बताता था कि भैया फिक्स एसेट्स के साथ कैसे कैसे काम होगा, फिक्स एसेट्स के साथ कैसे कैसे काम होगा। ये कौन बोला करता था, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब हम बात करें तो उनको लगा के डेप्रीशिएशन किस पे लगाओगे, डेप्रीशिएशन तो लगाओगे फिक्स एसेट्स पे ही। तो उन्होंने क्या करा, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी हटा दिया और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी हटा दिया, और एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया AS10, और उसका नाम ही बदल दिया, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर आप डेप्रीशिएशन की मैं बात करूं, चैप्टर PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये कोई नया चैप्टर नहीं होगा आपके लिए। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐड ऑन होने वाली है, लेकिन सिमिलर टू डेप्रीशिएशन का ही है। और अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या वही 11th और 12th वाला डेप्रीशिएशन? जी हाँ, वही WDB और SLM। हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड ऑन होने वाला है, जैसे कि चेंज मेथड, जैसे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कुछ पार्ट ऐड हो जाएंगे और इसके अंदर। तो हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको मैं कई बार बोलूंगा भैया डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको मैं बोलने जा रहा हूं डेप्रीशिएशन। इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर बात करें, कोई था किसका? तो इसके अंदर हमारे पॉइंट की बात करें, आइए क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक तो SLM मेथड। हाँ, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के होंगे उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है इस नाम से, तो मैं बता दूं इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। जब मैं अभी कराऊंगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ाओगे सर, इसी के अंदर एक और मेथड है कैलकुलेशन का, दैट इज जिसका नाम है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं अभी बताऊंगा, चिंता मत करो इस बारे में। इसके बाद जैसे ही ये वाले पॉइंट्स खत्म करेंगे, हम सीखेंगे चेंज मेथड। चेंज मेथड के कुछ समय तक हम SLM लगा लेंगे, कुछ समय तक WDV लगा लेंगे, और फिर बदल गया हमारा मेथड। जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे ही ये खत्म होगा, फिर करेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। फॉर डेप्रीशिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एंड डिस्पोजल, या सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में ही कवर हो जाता है, यही नाम लिख देते हैं। और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा,
अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। साहब इतने सारे टॉपिक, हाँ, इसमें से कौन कौन से टॉपिक 11वीं वाले हैं मैं वो भी क्लियर कर दूं। 11वीं क्लास में आपने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, और एक ये टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते थे। बाकी चेंज मेथड एंड रीवैल्यूएशन ऑफ मेथड हमारे एग्जाम मतलब 11th स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ा है। सर एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? एग्जाम में या तो ये क्वेश्चंस बनेगा आपका, या फिर ये क्वेश्चंस बनेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इन दोनों क्वेश्चंस के बनने का है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहले हम अभी इस क्लास में जो भी बच्चा होगा ना, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, तो पहले मैं एसएलएम और डब्ल्यूडीबी समझ लूं कि क्या होता है, और फिर थोड़ी थ्योरी की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा डेप्रीशिएशन है ना, वो हमेशा पता है किस पे लगेगा? फिक्स एसेट्स पे लगेगा। अब सर फिक्स एसेट्स की बात करें तो दो तरीके के फिक्स एसेट्स हैं, इनफैक्ट मैं तीन तरीके की बोलूंगा। एक नॉर्मल फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी जैसे जानते हो आप नाम। एक आपका होता है लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ रखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। और थर्ड रखूंगा मैं इंटेंजिबल एसेट्स। ये तीन प्रकार के, और ये तीनों ही फिक्स एसेट्स हैं। तो जो डेप्रीशिएशन लगेगा सिर्फ इस वाले पार्ट पे लगता है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग पे, बिल्डिंग वाले पोर्शन पे डेप्रीशिएशन लगता है, लैंड पे नहीं लगता। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है जिसकी लाइफ इनफाइनेट है, मतलब जिसकी लाइफ आप मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितना चलेगा, उस एसेट पे डेप मत लगाना। तो जैसे जमीन है, लैंड है, तो आप खुद सोचोगे भाई इसकी लाइफ कितनी है, कोई लिमिट तो है नहीं। अब मैं बोलूं कि भैया ये जो जहां पे मैं खड़ा हूं, ये जमीन कब तक रहेगा? भाई फॉर एवर तक रहेगा। तो लैंड वाले हिस्से पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सर गुडविल पे ये भी फिक्स एसेट्स है, लगेगा क्या इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट? इस पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, लेकिन बोला गया कि ये स्पेशल एसेट्स होता है, तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इस पे कैसे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन ना बोल के वहां पे एक नया नाम बोल देते हैं, एमोटाइजेशन ऑफ एसेट्स नाम दे देते हैं, एमोटाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में सिखाया जाएगा, जो कि इस चैप्टर में नहीं है। तो हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? जिसकी लाइफ फाइनेट हो, और नॉर्मल एसेट्स जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, व्हीकल्स, इन सभी पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाओगे कैसे सर? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सर हमारे मेथड बहुत सारे हैं, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, यूनिट मेथड, बड़े सारे 8-9 मेथड है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही मेथड है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें सीखने भी होते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी अगर मैं मेथड की बात करूं,
एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLM। इसी का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके ये 3 नाम हो गए SLM के। जो अगला मेथड है, इस मेथड का नाम है, पॉपुलर नाम तो है रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू। जिसको WDV बोलते हैं। इसका दूसरे मेथड का नाम है, इसी का रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। और इसी का तीसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड। ये तीन नाम है हमारे WDV के। सर इसमें फर्क क्या है? हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको दोनों में फर्क भी समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने 1 जनवरी या 1 अप्रैल 2020 में मैंने एक मशीनरी खरीदा, 1 लाख रुपए का एक मशीनरी खरीदा, और सपोज डेप्रीसिएशन आपको लगाना है 10%। तो यहां हम डेप्रीसिएशन हमेशा साल के एंड में लगाएंगे। कब होगा वो? 31/3/2021। तो 10% के हिसाब से लगेगा कितना? 10,000। माइनस करोगे तो कितना बचा आपका? 90,000। इसके बाद ये आ गया हमारा 1/4/2021। फिर डेप्रीसिएशन लगाओगे 31/3/2022। फिर डेप्रीसिएशन लगेगा 10,000। 10% बोला इसलिए 10,000। तो बचा कितना? 80,000। ये आ गया 1/4/2022। फिर लगेगा 31/3/2023। फिर लगेगा 10,000। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भैया ये डेप्रीसिएशन लग गया और बचा कितना? 70,000। बचा कितना? 70,000। सेकंड साइड में अगर मैं सेम एग्जांपल लूं आपके लिए कि मैंने 1/4/2020 में जो मशीनरी खरीदा वो खरीदा 1 लाख का। डेप्रीसिएशन लगेगा हमारा 31/3/2021 में, और ये लगा डेप्रीसिएशन, और अब लगेगा 10% ही रेट लेके चल रहा हूं, 10,000। तो बचा कितना? 90,000। 1/4/2021। अब आएगा 31/3/2022। ये डेप्रीसिएशन लगने की डेट होती है साल का एंड। अब जो लगेगा वो लगेगा 9,000। सर कैसे 9,000? अब ये 90,000 पे 10% लगेगा। पहले क्या था, जो एक बार लग गया वही लगता रहा था, 81,000। 1/4/2022। अब कौन बच्चा बताएगा 31/3/2023 पे क्या होगा डेप्रीसिएशन? थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। तो बताइए 2023 में डेप्रीसिएशन क्या होगा? 31 मार्च 2023 में बताइए इस मेथड में। जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा डेप्रीसिएशन? बिल्कुल सही। क्या होगा?
81 100 1000 नहीं 100, तो ये आएगा 72 900। बस यही फर्क है हमारा मेथड से बदलने से। इसके अंदर क्या हुआ, जो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया वो सेम 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 आता गया, और इस वाले में क्या हुआ, एक बार जो लग गया उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, हर बार जो नई वैल्यू आ रही है उस पे डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। अब सर इसके नाम को भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बताओ इस वाले मेथड में टोटल डेप कितना लगा 3 सालों में, तो बोलोगे सर 10 19 और 8, 19 और 8 27,100। और इस वाले मेथड में अगर टोटल पूछूं तो कितना लगा, तो बोलोगे सर 10 10 3 बार यानी 30,000। इस वाले में डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या आ रहा है, कम, और इस वाले में डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या आ रहा है, तो हमारा खर्चा जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन उसी में जोड़ के ही लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं। तो कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे हमारा कॉस्ट कम आएगा, जहां पे खर्चा कम होता है, तो जवाब है सर इस वाले मेथड में खर्चा कम होता है। इसलिए इसका नाम, एक तो ये वाला नाम क्लियर हो गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट, क्योंकि ये मेथड हमारे कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब एक इस पे लिखा, उसके बाद डाउन ये आया, इसके ये वैल्यू मानो और इसके ऊपर लगाओ, फिर से माइनस किया, फिर डाउन आए, फिर ये वैल्यू मानो, फिर इस पे लगाओ। तो दूसरा नाम भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रीशिएशन का बैलेंस हर बार कम होता जाएगा। पहले कितना था 10, फिर कितना हुआ 9, फिर कितना हुआ 81, फिर कितना होगा 72 90, और फिर क्या होगा उससे कम ही होता जाएगा, समझे, इसलिए इसका तीनों नाम ऐसा पड़ा है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों पड़ा इसका नाम, स्ट्रेट लाइन की बात करें ना, तो आपको अगर मैं छोटी सी बात याद दिलाऊं, आपको 8 9 क्लास में आप बड़े माहिर थे ग्राफ बनाने में, 9th में तो बहुत थे। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा डेटा 10,000 है, मैं चाहे साल 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 साल 5 साल लगा लूं, और 10,000 रहेगा, तो पहली बार का ग्राफ यहां यहां, तो हर बार का ग्राफ देखोगे 10,000 पे क्या बनेगा, सीधा। तो लाइन क्या है, ये लाइन स्ट्रेट है ना, तो इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया स्ट्रेट लाइन मेथड, और दैट इज SLM मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अब आप बताओ ये जो डेप्रिसिएशन है हर बार, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड नाम पड़ गया, समझे। इसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हर बार डेप्रिसिएशन जितना खरीदा था उसी पे लगाया। देखो पहली बार भी इसी पे लगाया है, और दूसरी बार भी मैंने इसी पे ही कैलकुलेट किया है एक तरीके से, और तीसरी बार भी इसी पे कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से इसका नाम अलग अलग रखा गया है, लेकिन तीनों नाम का मतलब एक ही है कि भैया ऐसे कैलकुलेशन करना, और ये वाला नाम में से तीनों में से कोई आएगा तो ऐसे कैलकुलेशन करना, इसका मतलब यही है। चलिए, एक बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। मैंने आपके सामने कराया है, और एक बार आपके बुक में डिफरेंस भी दे रखा है, उस डिफरेंस को भी मैं एक बार देख लेता हूं। ये रहा आपके सामने डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं इसको जस्ट एक पढ़ूंगा और आपको क्लियरिटी मिलता जाएगा। कहता है द डेप्रीशिएशन, ये डिमिनिशिंग बैलेंस की बात कर रहा है, यानी दूसरे वाला। कहता है द डेप्रीशिएशन चार्ज एट फिक्स रेट ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल पे किस पे होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, एंड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर का मतलब क्या होता है, अगले साल। अगले साल जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा ना, वो पता है कैसे चार्ज होगा अगले साल डेप्रीशिएशन, जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें से पहले हम डेप माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर चार्ज करेंगे, ये बता रहा है। वही चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। स्ट्रेट लाइन में कहता है द डेप्रीशिएशन चार्ज एट अ फिक्स रेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बस फिक्स रेट से तो होगा, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट एसेट्स पे होगा, चाहे पहले साल लगवा लो चाहे 5वें साल लगवा लो आप। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन गोज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर, तो ये भी मैंने बताया भैया डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल क्या होता है, कम होता जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, रिमेन सेम कांस्टेंट,
और एक बात और है, इसका लाइफ जो है ना, द ऑल ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट्स, मतलब जितने पूरे लाइफ होगा उस टाइम पे रहेगा। अब इसके अंदर एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि 10 साल लगाओगे, अगर 1 लाख किया था 10 10 10 10 10 करके एक दिन तो जीरो होगा ही, लेकिन ये जीरो नहीं होता। अफेक्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट देखो, द टोटल बर्डन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम अर्लियर ईयर एज वेल एज द लेटर ईयर, मतलब सेम रहता है, बिकॉज ऑफ मोर डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट बीइंग एंड लेस डेप्रिसिएशन प्लस मोर रिपेयर later year. The total burden of the profit and loss account more later year because of repair charge increase in the amount depreciation. क्या कहने का मतलब है, समझो क्या बोल रहा है भाई। ये कहता है भैया तुम WDV से जब लगाओगे ना तो तुम्हारे एसेट्स की लाइफ अनलिमिटेड हो जाएगा। मैंने जैसे माना 100 रुपए, पहले साल 10 बचा 90, फिर दूसरे साल 9 बचा 81, फिर तीसरे साल आपका 8.18 बचा 70, मान लेते हैं 3, फिर अगले साल 7, फिर बचा ये, तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। और एसेट्स जितनी ज्यादा पुरानी हो जाती है, बाद में रिपेयर का खर्चा क्या आता है, कम या ज्यादा? पुराने सामान को जब रिपेयर कराओगे तो ज्यादा होगा। तो इसका कहता है शुरुआती दिनों में आपके डेप्रिसिएशन तो कम दिख रहे हैं, लेकिन बाद में रिपेयर का खर्चा क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो बैलेंस ही हो गया, पहले डेप कम लगा, बाद में रिपेयर बढ़ जाएगा, तो बात तो बराबरी पे आ गया। दूसरी साइड एसएलएम में हमारा ये कांस्टेंट रहता है और इसकी लाइफ भी बड़ी सीमित रहती है, 10 साल बाद तो खत्म ही हो जाएगा अगर 10% है। तो शुरू में ज्यादा होता है, लेकिन लास्ट साल में क्योंकि आपका एसेट्स ही जीरो हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका रिपेयर का कॉस्ट आता ही नहीं है उस टाइम पे। तो एक बोल रहा है कि शुरू में डेप कम लग रहा है, कम लग रहा है, एक बोल रहा है शुरू में डेप ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो जैसे जैसे चलेगा इसका ज्यादा ज्यादा चल रहा है, लेकिन कम 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 वाले का कम चलेगा, लेकिन इसके साथ एक खर्चा आ जाएगा रिपेयर का ज्यादा, जो कि आपको कंपनसेट कर गया। तो वही कहता है द टोटल बर्डन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम इन द अर्लियर ईयर एज वेल एज लेटर ईयर, मतलब शुरू में और लास्ट में सेम ही रहता है। क्यों? बिकॉज मोर डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट बिगिनिंग एंड लेस डेप्रिसिएशन मोर रिपेयर। शुरू में क्या होता है, ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, थोड़ा सा रिपेयर कॉस्ट होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, थोड़ा डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन रिपेयर कॉस्ट क्या होगा आपका, ज्यादा। इसलिए भैया ऐसा रहता है। इसमें क्या कहता है, टोटल बर्डन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस मोर एंड मोर लेटर ईयर बिकॉज ऑफ द रिपेयर चार्ज इंक्रीज वाइल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम। डेप्रिसिएशन का तो अमाउंट सेम है, लेकिन रिपेयर चार्ज हमारा क्या होता जा रहा है, इसलिए ज्यादा हो जाता है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेवर बिकम जीरो। इसमें जीरो नहीं हो सकता भाई। आपको मैंने दिया एक एग्जांपल, 100 रुपए का एसेट्स है और उस पर 50 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, लगा सकते हो आप, माइनस करते जाओ करते जाओ, कुछ पॉइंट 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 आता जाएगा। लेकिन इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं अगर 100 रुपए बोलूं, इसके ऊपर 10 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, और 11वें साल में क्या है, तो बोलोगे सर हर साल 10-10 रुपए लगाएंगे, 10 साल में तो 100 हो गया, जीरो ही बचा अब तो। आगे कहता है कैलकुलेशन इट्स रिक्वायर्ड टू द मैथमेटिकल टेबल, मतलब हम माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा सिंपल होता है, इजी होता है ना कैलकुलेशन। एसएलएम वाला पार्ट हमारा क्या रहता है, इजी रहता है थोड़ा सा। सुटेबिलिटी, रिपेयर चार्ज आर मोर लेटर ईयर, भैया रिपेयर चार्ज ज्यादा होता है, एब्सोलेंस ज्यादा होता है, वेयर रिपेयर चार्जेस लेस। सिंपल सी बात है, जब लाइफ ही एसेट्स की कम है तो रिपेयर चार्ज क्या होगा, हमारा कम होगा। अब बात करते हैं कि आतिफ का कहना है कि सर कौन सा मेथड बिजनेसमैन यूज करते हैं। अब यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो हमारा जो अकाउंटिंग है, जो हमारा अकाउंटिंग है, इसके ऊपर कानून चलता है हमारा। अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी की, तो इसके ऊपर कानून चलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी एमसीए, और इसके साथ मिल जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोलता है भैया हम जैसे बता रहे हैं वैसे करियो। दूसरा अकाउंटिंग की जरूरत पता है कहां पड़ता है, इनकम टैक्स वाले के पास। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। अब भाई मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा तो इनकम टैक्स वाले के हिसाब से मुझे इनकम टैक्स वाले को दिखाना है, और बाकी एमसीए यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को उसके हिसाब से दिखाना है। तो ये तो कहते हैं एमसीए वाले भैया तुम एसएलएम लगाओ या फिर क्या लगाओ, डब्ल्यूडीबी। छूट है मेरी तरफ से, एसएलएम लगाओ या फिर माफ जैसे इच्छा लगा लो। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भैया हम एसएलएम नहीं जानते, क्या लगाओगे,
WDV लगाओगे आप, SLM नहीं जानते हम, SLM लगाओगे तो हम बोलेंगे तुम्हारी सारी प्रॉफिट ही गलत है, आपको WDV। तो अब मैं चालाकी क्या कर सकता हूं, मैं WDV मेथड लगा लेता हूं जो दोनों जगह एक ही चल जाएगा, इनकम टैक्स में भी चल जाएगा और MCA वाले को भी दिखा देंगे। तो आप खुद ही सोचो सबसे ज्यादा लोग कौन सा मेथड लगाते होंगे जिसमें आसान काम हो जाए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड और जो पूरा लगता है वो कौन सा लगता है हमारा, WDV। हाँ, बाद में कुछ हमारे प्रॉफिट में अगर कुछ होता है नेब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह, वो इनकम टैक्स में सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे आप, तो फिर मेथड वेथड थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते हैं, बाकी WDV मोस्ट प्रिफरेबल हमारा मेथड है।